Like the video, subscribe to the channel and also press the bell icon for latest video updates. हेलो एंड नमस्ते, मैं अमित कुमार, फैकल्टी ऑफ जनरल अवेयरनेस, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इसरो एकेडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर और आशा करता हूं कि आप सभी लोग सेफ और हेल्दी होंगे। तो गाइज, ऑनलाइन वीडियो के इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बैंकिंग के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे और जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बैंक और एसएससी दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं, साथ ही साथ वनडे एग्जामिनेशन में, जैसे आप बात कर लें स्टेट लेवल या फिर आप बात कर लें स्टेट लेवल के अलावा जो है सीपीओ एसआई वगैरह, ये सब तरह के एग्जाम में इसके क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। तो आइए बिना किसी भूमिका के शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो गाइज, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम होगा फॉरेन ट्रेड। आप इसको हिंदी में क्या कह सकते हैं? इसे आप कह सकते हैं हिंदी में विदेशी व्यापार। तो फॉरेन ट्रेड यानी विदेशी व्यापार। फिलहाल के लिए एक बात और मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि आज जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसका पार्ट 1 डिस्कस करेंगे, यानी कि भाग 1। अभी इसमें एक और पार्ट आएगा या हो सकता है इसके अलावा 2 और पार्ट इसका आए, उस पर भी डिस्कशन करेंगे 1 बाय 1। पहले बेसिक्स को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फॉरेन ट्रेड यानी विदेशी व्यापार है क्या होता है विदेशी व्यापार, इस पर डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले अगर देखें गाइस, एक चीज आप अगर देखें तो क्या कोई इंसान अपने आप में परिपूर्ण हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता, शायद आप भी यही बात महसूस कर रहे हो कि कोई इंसान अपने आप में परिपूर्ण नहीं होता, यानी इसको आप कह सकते हैं इंग्लिश में सेल्फ सफिशिएंट कोई इंसान नहीं होता है। एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे 2 व्यक्ति की बात कर रहा हूं मैं। ये 2 व्यक्ति हैं। पहले व्यक्ति का नाम है राम खिलावन और दूसरे कौन हैं? दूसरे हैं चपोतन। राम खिलावन और चपोतन ये 2 लोग हैं, लेकिन इन 2 लोगों की जो जरूरतें हैं वो अलग अलग हैं। एक और एग्जांपल इसी में जोड़ते हैं, जरा देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। राम खिलावन भी किसान है, ये भी किसानी करते हैं, ये भी खेती करते हैं और ये भी खेती करते हैं, लेकिन ये जो खेती करते हैं वो करते हैं खरीफ फसल की खेती और इस वजह से इनके पास 2 चीजों का उत्पादन होता है। क्या क्या? एक राइस, ठीक, और दूसरा, चलिए दूसरा कोई और एग्जांपल लेते हैं, मेज के एग्जांपल में आ जाते हैं, ठीक। 2 चीजों का इनके यहां उत्पादन होता है। चपोतन की बात करें तो चपोतन रबी फसल का उत्पादन करते हैं, उसकी खेती करते हैं और इसकी वजह से इनके पास ये 2 चीजों का ये भी खेती करते हैं। एक पी यानी मटर और दूसरा हम बात कर लेते हैं ग्राम यानी चना। ये 2 चीजों की खेती ये दोनों लोग करते हैं। अब एक और एग्जांपल इसी में जोड़ते हैं, जरा समझिएगा ध्यान से। जो मैं इसका पूरी की पूरी टर्मिनोलॉजी समझाने की कोशिश कर उसको ध्यान से समझिएगा। राम खिलावन ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ चावल ही खाते रहेंगे, या ऐसा ये भी नहीं है कि चपोतन सिर्फ और सिर्फ मटर या चना ही खाते रहेंगे। अब हुआ यूं कि राम खिलावन सोचते हैं कि क्यों ना हम चपोतन के पास जाएं और जाकर जरूरतों की कुछ चीजों के बारे में बात करें। और उनकी जरूरतें क्या हैं? जो उनके पास उपलब्ध चीजें हैं वो उनकी जरूरतें हो सकती हैं, इसलिए वो आते हैं चपोतन के पास और आने के बाद उनसे कहते हैं, भैया तुम्हारे पास मटर है क्या? कहते हैं है क्या, हमारी जरूरत है। क्या? वो सब तो ठीक है, हमारी भी कुछ जरूरतें हैं। बोले क्या? बोले तुम्हारे पास चावल है क्या? बोले है क्या? बहुत अच्छे। अब देखिए यहां पर क्या चला मामला। हुआ यूं कि ये दोनों अपने आप में परिपूर्ण नहीं थे, ये दोनों अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे। इन दोनों लोगों ने किया क्या? आपस में जो जो चीजों की जरूरतें थी उसे एक्सचेंज कर लिया। समझ पाए? मैं इसी बात को एक कंट्री के लेवल पे रख के समझाता हूं आपको। अब समझिएगा, हम सबसे पहले बात कर रहे हैं इंडिया की, ये है भारत, और आगे बात करते हैं इसी में अगले पार्ट की,
और अगला पार्ट है इंडिया के अलावा। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, इंडिया के अलावा हम बात कर लेते हैं यूएसए की। एक और देश अब एग्जांपल में ले सकते थे, लेकिन हम लेते तो कई लोग का गाली निकलने लगता, गरियावा लगवा भैया तो देखबा कैसे वीडियो, ए लिए हम पहले ही नाम बदल दिए। चलिए तो बात करते हैं इंडिया और यूएसए के बारे में, ठीक। अच्छा अब देखिएगा जरा, मान लेते हैं इंडिया के पास सबसे अधिक उत्पादन बहुत सारी चीजों का है। इंडिया के पास वो एक ऐसी चीज है जो शायद इनके पास नहीं है, ठीक, और वो क्या है, मसाले, ठीक। तो मसालों की खेती इंडिया में हो रही है और इस वजह से यह उत्पादन हो रहा है, और इसकी वजह से जिसकी जो जरूरत किसकी है, चाइना की, सॉरी यूएसए की, ठीक। यूएसए में भी कुछ उत्पादन हो रहा है। चलिए मान लेते हैं आईटी वर्क्स, कुछ ऐसी चीजें जो आईटी वर्क्स में आती हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, जो हमारे पास उपलब्ध नहीं है, जो इनके पास अधिक मात्रा में उत्पादित होती हैं। अब हुआ यूं कि इन दोनों देश ने मिलकर, चूंकि ये दोनों देश आपस में सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, यानी कि आत्मनिर्भर आप नहीं कह सकते इसको, आप कह सकते हैं कि परिपूर्ण नहीं है, तो इन्होंने किया क्या, अपने आवश्यकताओं के लिए आपस में मिल गए। इनसे वो सामान लिया किसने, यूएसए ने। इंडिया से यूएसए ने मसाले के बारे में बात की, तो यूएसए ने से भारत ने क्या कहा कि तुम हमको आईटी सपोर्ट दोगे क्या, आपस में तैयार हो गए। और यहीं से जन्म होता है एक व्यापार का, और उसी को क्या कहा जाता है, विदेशी व्यापार, फॉरेन ट्रेड। उम्मीद है आप लोग को ये पूरा का पूरा मामला समझ में आया होगा। मैं इस पूरे के पूरे क्रोनोलॉजी को एक और तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। समझिएगा एक और बात को, जैसे मैं अगर आपसे ये कहूं कि इंडिया यूएसए से कोई वस्तु ले रहा है और यूएसए इंडिया से कोई वस्तु ले रहा है, लेकिन क्या ऐसा होगा कि सिर्फ इंडिया यूएसए से ही ले रहा होगा, या ऐसा होगा कि यूएसए सिर्फ इंडिया से ले रहा हो, इंडिया सिर्फ यूएसए से? ऐसा तो हो नहीं सकता। हो सकता है कि हम और भी देशों के पास अपनी जरूरतें लेकर जाएं, हो सकता है कि ये कई और देशों के पास अपनी जरूरतों को लेकर जाए और उनसे अपनी जरूरतों को पूरा करे, है ना। एक एक करके अगर देखें तो हो सकता है कि ये लोग आपस में एक्सचेंज करते हों, आपस में खरीदते हों। अब यहां पर आप क्या समझेंगे कि अगर भारत ने, मैं फिर से इसको बता रहा हूं, समझिएगा, अगर भारत ने ये कहा कि हम किसी को ना तो कोई वस्तु बेचेंगे ना ही किसी से खरीदेंगे। अच्छा अब देखिएगा, इंडिया यूएसए को कोई वस्तु भेज रहा था तो हम इसको सेल कह सकते हैं, लेकिन सेल के अलावा क्या कह सकते हैं, हम इसको सेल के अलावा कह सकते हैं इसे एक्सपोर्ट। इट मींस निर्यात। वहीं अगर हम बात करें कि इंडिया यूएसए से कोई वस्तु अगर खरीदता है तो हम उसे क्या कह सकते हैं, हम ऐसे तो कह सकते हैं बाई, लेकिन हम अगर फॉरेन ट्रेड की लैंग्वेज की बात करते हैं इसको क्या बोलेंगे, इंपोर्ट, यानी हिंदी में इसको कहा जाएगा आयात। यानी कि हम एक्सपोर्ट करेंगे, अगर कोई वस्तु देश के बाहर किसी दूसरे देश को भेजते हैं, अगर हम किसी दूसरे देश से मंगाते हैं तो उसे क्या बोला जाएगा, इंपोर्ट बोला जाएगा। अब समझिएगा, अगर भारत ने यह कहा कि हम किसी भी देश को, अब देखिए भारत दो चीजें कर रहा है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। हम बात करें, अगर इंडिया अगर ये कह दे, भारत अगर ये कह दे कि हम किसी भी देश से इंपोर्ट नहीं करेंगे, वहीं अगला पॉइंट हम क्या कह रहे हैं, एक्सपोर्ट के बारे में भी, और वो क्या कह रहे हैं कि हम किसी भी इंडिया एक बात और कह रहा है कि हम इंपोर्ट नहीं करेंगे और हम एक्सपोर्ट भी नहीं करेंगे। यानी इंडिया कह क्या रहा है, इंडिया कह रहा है कि हम ना तो इंपोर्ट करेंगे और ना ही एक्सपोर्ट करेंगे। और इंडिया ही नहीं, दुनिया का कोई भी देश अगर ये कह रहा है तो वो देश या वो इकोनॉमी कहलाएगा क्या, तो ऐसा कोई भी देश जो ये कह दे कि वो ना तो इंपोर्ट करेगा ना ही एक्सपोर्ट करेगा, वो देश कहलाता है क्लोज्ड इकोनॉमी। यानी आप हिंदी में इसको क्या कह सकते हैं, बंद अर्थव्यवस्था। बात क्लियर है। और अगर हमने कहा कि हमारे यहां अलाउ है क्या इंपोर्ट, या हमारे यहां अलाउ है
हम क्या अलाउ कर रहे हैं, एक्सपोर्ट, और क्या अलाउ कर रहे हैं, इंपोर्ट, यानी हम मंगाएंगे भी भेजेंगे भी, तो हम क्या बन जाएंगे, अगर अलाउ है तो हम बन जाएंगे ओपन इकोनॉमी। यानी ओपन इकोनॉमी का मतलब होता है, मैं इसको फिर से यहां पर लिख रहा हूं, समझिएगा ध्यान से। अब हम ये क्या कह रहे हैं कि इंडिया क्या कह रहा है कि हम इंपोर्ट भी अलाउ करते हैं और हम एक्सपोर्ट भी अलाउ करते हैं, हम दोनों चीज अलाउ करते हैं। अगर इंडिया दोनों या कोई भी दुनिया का देश दोनों चीजें अलाउ करता है तो वो देश क्या कहलाएगा, वो बन जाता है ओपन इकोनॉमी। इट मींस उसे क्या बोलेंगे, खुली अर्थव्यवस्था। यानी कि दो तरह के देश आपको जनरली देखने को मिले, एक आपका बंद अर्थव्यवस्था, दूसरा खुली अर्थव्यवस्था। यानी दुनिया का कोई भी देश अगर दुनिया के किसी भी देश से इंपोर्ट करता है या एक्सपोर्ट करता है या दोनों करता है तो वो ओपन इकोनॉमी में है, और अगर वो दुनिया के किसी भी देश से ना तो इंपोर्ट करता है ना ही एक्सपोर्ट करता है तो वो क्या कहलाएगा, क्लोज्ड इकोनॉमी। देखा जाए तो वर्तमान समय में पूरे दुनिया में कोई भी देश क्लोज्ड इकोनॉमी का हिस्सा नहीं है। इट मींस कि दुनिया में कोई ऐसा देश आपको नहीं मिलेगा देखने को जो क्लोज्ड इकोनॉमी हो। यानी जितने भी देश हैं सभी के सभी क्या कहलाएंगे, ओपन इकोनॉमी कहलाएंगे, खुली अर्थव्यवस्था कहलाएंगे। जनरली जब मैं ये सवाल पूछता हूं लोगों से, तो क्लासेस में जब हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाते थे और पूछते थे तो लोगों का जवाब क्या आता था, इसमें लोगों का जवाब आता था, सर नॉर्थ कोरिया सर क्लोज्ड इकोनॉमी तो है सर, हमने सुना है सर, हमने पढ़ा है सर। सुनना पढ़ना गलत नहीं है, कब का लिखा हुआ कंटेंट आप पढ़ रहे हैं ये मायने रखता है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, आप अगर देखें नॉर्थ कोरिया में कोयले के उत्पादन का कोई भी सोर्स नहीं है, कोयले का उत्पादन वहां नहीं होता है, ठीक है। तो नॉर्थ कोरिया में जब कोयले का उत्पादन ही नहीं होता है तो फिर इसका मतलब यह है कि वहां पर कोयले की जरूरतें पूरी कैसे होती हैं, ठीक, कोयले की जरूरतें पूरी कैसे होती होंगी, इसका मतलब कहीं ना कहीं से तो लेके आते होंगे। तो जब उनके पास कोयले का सोर्स नहीं है तो इसका साफ मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं से अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कोयला लाते होंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो कैसे इकोनॉमी बन गए, ओपन इकोनॉमी बन गए। वही बात तो मैं आपको बता रहा हूं कि दुनिया में कोई भी देश इस समय क्लोज्ड इकोनॉमी का हिस्सा नहीं है, दुनिया के सभी देश ओपन इकोनॉमी में माने जाते हैं। यानी हाँ, ये क्लोज्ड इकोनॉमी टाइम टू टाइम कुछ देश बनते रहते हैं जिस पर हम लोग अभी आगे डिस्कशन करेंगे। फिलहाल हमारा डिस्कशन का पार्ट आज का है विदेशी व्यापार। मैं आपको इसकी थीम समझाने की कोशिश कर रहा था कि विदेशी व्यापार होता क्या है। विदेशी व्यापार का मतलब आप समझ पा रहे होंगे, विदेशी व्यापार का मतलब हो गया एक देश का दूसरे देश के साथ व्यापार। किस तरह का, किसी भी तरह का, चाहे वस्तु का या सेवा का। डिस्कशन आगे भी बढ़ेगा और भी पॉइंट पर बात करेंगे, थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं। लेकिन आपने जो अभी डिस्कस किया या मैंने आपसे जो डिस्कस किया, आप लोगों के बीच में जो भी चीजें मैंने रखी वो था क्या, वो था ये कि विदेशी व्यापार का मतलब होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। इट मींस कि हम लोग का जो पूरा पार्ट 1 या इसके आगे के पार्ट जो फॉरेन ट्रेड में डिस्कशन होगा उसमें मुख्य रूप से हम लोग इन्हीं दो शब्दों पर बात कर रहे होंगे, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के शब्द पर। यानी हम लोग मुख्य रूप से आयात और निर्यात पर बात करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसी के आधार पर ही हम लोग बात करेंगे आगे के पॉइंट्स पर, ठीक है। 1 बाय 1 चीजों को, परतों को और खोलते हैं और पन्ना पलटते हैं, एक और पार्ट पर लेकर आते हैं अगला पार्ट इसमें।
अब देखिए जरा एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर जब मैं आपसे यह कह रहा हूं कि किसी भी दो देशों के बीच में होने वाले आयात और निर्यात को विदेशी व्यापार का नाम दिया जाता है, बात बिल्कुल सही है। लेकिन इस आयात और निर्यात में बहुत सारे क्वेश्चंस खुल के आ जाते हैं सामने। सबसे पहले सर ये कहीं लिखा पढ़ा भी जाता होगा, एक मोड ऑफ पेमेंट क्या होता है, दूसरा कौन प्रिपेयर करता है, जो लिखा या पढ़ा जाता है उस लिखे पढ़े डॉक्यूमेंट को कहते क्या हैं, न जाने और भी कितनी चीजें। उन्हीं परतों को एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे, चीजें हैं क्या इसमें जुड़ी हुई। सबसे पहले से देखिएगा, विदेशी व्यापार में अगर कोई एक देश किसी दूसरे देश से कुछ भी खरीदेगा, किसी दूसरे देश को कुछ भी बेचेगा, इन दोनों केस में वो एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेगा। जो डॉक्यूमेंट वो प्रिपेयर करेगा, उस प्रिपेयर किए जाने वाले डॉक्यूमेंट में दो चीजें लिखी जाएंगी। क्या क्या? एक तो वो लिखेगा इंपोर्ट, इसको ऐसे न लिख के हम क्या लिख सकते हैं कि एक में वो क्या लिखेगा, वैल्यू ऑफ इंपोर्ट, और एक में क्या लिखेगा, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट। चूंकि वो जो डॉक्यूमेंट जो मेंटेन कर रहा है देश, वो देश जो मेंटेन कर रहा है वो किस फॉर्म में उसे दिख रहा है, वैल्यू के फॉर्म में लिख रहा है, तो ये वैल्यू में लिखेगा, इसका मतलब कि वो पेमेंट भी करेगा। तो पेमेंट करेगा तो इसका साफ मतलब क्या बन जाता है कि उस डॉक्यूमेंट को अब नाम क्या दिया जाएगा, जो भी नाम दिया जाएगा, चूंकि पेमेंट कर रहा है इसलिए उसमें पेमेंट वर्ड लिखा होगा। अब बात करते हैं, पेमेंट वर्ड तो लिखा होगा, लेकिन ये क्या है, ये एक डॉक्यूमेंट है और इसके माध्यम से बनाया क्या जा रहा है, विदेशी व्यापार का बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। और इसलिए इसको क्या कह दिया जाता है, इसको कह दिया जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, या इसको आप कह सकते हैं भुगतान संतुलन। ध्यान रखिएगा, मैं क्या कह रहा हूं कि कोई भी देश अगर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करेगा तो उसका एक डॉक्यूमेंट वो प्रिपेयर करेगा, और उस प्रिपेयर किए गए डॉक्यूमेंट को ही क्या कहा जाएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि भुगतान संतुलन। अब देखा जाए अगर तो उस डॉक्यूमेंट में तीन तरह की चीजें आपके सामने आती हैं। क्या क्या आती हैं वो जरा देखते हैं। उस डॉक्यूमेंट में वो दो चीजें शामिल करता है, क्या क्या, वैल्यू ऑफ इंपोर्ट और वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट। लेकिन ये तीन तरीकों से शामिल होती हैं। कैसे, इसको जरा समझिएगा। देखिए क्या क्या शामिल होता है। एक शामिल होगा आपका, और वो क्या शामिल होगा, वैल्यू ऑफ इंपोर्ट, और वैल्यू ऑफ इंपोर्ट इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट। ठीक, यानी हम इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, I इज ग्रेटर देन E, I इज ग्रेटर देन E, हम ये भी कह सकते हैं। अगला पॉइंट क्या हो सकता है, अगला पॉइंट हो सकता है वैल्यू ऑफ इंपोर्ट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट। और अगला पॉइंट क्या बन सकता है, वैल्यू ऑफ इंपोर्ट इज लेस देन वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट। इट मीन्स कि अगर हम पहले वाले को ध्यान में रखें
तो हम क्या कह सकते हैं कि जब आई की वैल्यू ई से ज्यादा हो, यानी जब हम देश के बाहर से वस्तु ज्यादा वैल्यू का मंगाएं और देश के बाहर कम वैल्यू का वस्तु भेजें, तो ऐसे केस में हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट, अच्छा बैलेंस ऑफ पेमेंट को इन शॉर्ट में क्या कहते हैं, बीओपी, ध्यान रखिएगा, इसको इन शॉर्ट में कहते हैं बीओपी यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट। तब ऐसे केस में हमारा बीओपी का जो डेटा होगा, जो डिटेल होगा, वो हमें माइनस में वैल्यू शो कर रहा होगा, ठीक है, निगेटिव वैल्यू शो करेगा। अगर इक्वल होगा तो ब्रेक इवन पे हम होंगे, और अगर ई की वैल्यू आई से ज्यादा है, इट मींस कि हम एक्सपोर्ट ज्यादा वैल्यू का कर रहे हैं और इंपोर्ट कम वैल्यू का कर रहे हैं, तो ऐसे केस में हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का डिटेल होगा वो पॉजिटिव होगा। तो ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, किसी देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव कब होगा। एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा ऐसा कि किसी भी देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट या भुगतान संतुलन धनात्मक या पॉजिटिव कब होता है, तो कब होता है जब उस देश के द्वारा इंपोर्ट कम वैल्यू का और एक्सपोर्ट ज्यादा वैल्यू का किया जाए, या इसको ऐसे भी कह सकते हो इनमें से क्या सत्य है, और ऐसे करके दे देगा आपको। तो ध्यान रखिएगा इस बात को कि किसी भी देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव कब होगा, जब इंपोर्ट ज्यादा वैल्यू का और एक्सपोर्ट कम वैल्यू का हो। किसी भी देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव कब होगा, जब इंपोर्ट कम वैल्यू का और एक्सपोर्ट ज्यादा वैल्यू का हो। तो ऐसे क्वेश्चन जो बनते हैं इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा आप लोग को। इसमें कोई डाउट होगा वीडियो रिपीट करके देखिएगा, मुझे नहीं लगता है कि आपको कभी और कहीं जाने की या कहीं परेशान होने की जरूरत होगी इसके लिए। आगे बात करते हैं, चूंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट पर हम बात कर ही रहे हैं और हमने आपको बताया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम लोग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, जबकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के पेमेंट की बात भी साथ में कर रहे हैं, तो इसके डेफिनेशन पर भी बात बननी चाहिए। तो डेफिनेशन इसका क्या होगा, इस पर जरा बात करते हैं। देखिए डेफिनेशन की बात करते हैं, क्या होगा इसका डेफिनेशन। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या हो रहा है, पेमेंट की बात की जा रही है। इसका मतलब कि बैलेंस ऑफ पेमेंट है क्या, तो देखो ये एक रिपोर्ट है, काहे का रिपोर्ट है और किस तरह का रिपोर्ट है, ये दो पॉइंट समझिएगा। ये काहे का रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का। किस तरीके का रिपोर्ट है, तो ये एक फाइनेंशियल या इसको और भी क्या कह सकते हो, सिस्टमेटिक फाइनेंशियल रिपोर्ट। मैं लिख दे रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में, सिस्टमेटिक फाइनेंशियल रिपोर्ट। यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट एक रिपोर्ट है, लेकिन किस तरह का रिपोर्ट है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रिपोर्ट है। सॉरी, क्या शामिल होता है इसमें, इस रिपोर्ट में तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट शामिल होता है, लेकिन किस तरह का है, तो एक सिस्टमेटिक फाइनेंशियल रिपोर्ट है, यानी कि ये एक फाइनेंशियल रिपोर्ट है। चूंकि पेमेंट की बात हो रही है, इस वजह से इसमें फाइनेंशियल वर्ड जुड़ा है, ठीक है। अब बात करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जब हो रहा है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट दो व्यक्ति के बीच में नहीं होगा, दो राज्यों के बीच में नहीं होगा, तो किसके किसके बीच में होगा, जब बात करते हैं। तो ये रिपोर्ट जो बन रहा है वो बन किसके किसके बीच में रहा है, बिटवीन रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट कंट्री। इट मींस हम ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि दो देशों के बीच में किए जाने वाले व्यापार को विदेशी व्यापार कहते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं, बिटवीन रेसिडेंस एंड नॉन रेसिडेंस, मतलब ये हो गया कि एक ऐसा स्थान जो हमारा निवास स्थान है, एक ऐसा देश, एक ऐसा जगह जहां हम रहते हैं, उसका व्यापार किसी ऐसे जगह से, जिस देश को, जिस स्थान को हम अपना निवास स्थान नहीं मानते हैं,
वहां से होने वाले व्यापार को हम विदेशी व्यापार कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया में कुछ ऐसे भी देश होंगे जहां, या कुछ ऐसे भी स्थान होंगे जिनको देश का दर्जा नहीं मिला है, लेकिन हम तब भी व्यापार उनसे करते हैं और वो भी विदेशी व्यापार या फॉरेन ट्रेड में कंसीडर किया जाता है। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। तो अगर आपसे पूछे फॉरेन ट्रेड मीन्स यानी विदेशी व्यापार का क्या मतलब होता है, दो देशों के बीच में व्यापार, दो स्थानों के बीच में व्यापार, दो राज्यों के बीच में व्यापार, निवास स्थान और गैर निवास स्थान के बीच में व्यापार, पहला और चौथा दोनों। तो पहला और चौथा दोनों सही है। देखा जाए एक एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैंने एकदम एग्जैक्ट ऑप्शन भी आपको वही बताया है। पहला और चौथा दोनों सही था, लेकिन सबसे एप्रोप्रिएट आंसर की अगर बात की जाए तो वो क्या होगा, ट्रेड बिटवीन रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंस प्लेसेस या कंट्रीज भी कह सकते हो। ठीक है, उन्हीं के बीच में होने वाले व्यापार को हम क्या कहते हैं, विदेशी व्यापार या फॉरेन ट्रेड कहा जाता है। क्लियर है? तो देखिए मैंने क्या कहा, बैलेंस ऑफ पेमेंट को डिफाइन करने के लिए हमें क्या समझना था कि एक रिपोर्ट है। काहे का रिपोर्ट है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट का रिपोर्ट है। किस तरह का रिपोर्ट है? तो एक सिस्टमेटिक फाइनेंशियल रिपोर्ट है, यानी वित्तीय चीजें इसमें शामिल होती हैं, यानी हम कितने वैल्यू का इंपोर्ट किए, कितने वैल्यू का एक्सपोर्ट किए। साथ ही साथ ये एक और बात डिस्कस करता है कि ये कहां कहां किसके किसके बीच में व्यापार हो रहा है, ये भी बताता है। आगे बात करते हैं एक और पॉइंट का। ये जो रिपोर्ट क्रिएट करना ज्यादा एप्रोप्रिएट वर्ड नहीं होगा, आप कह सकते हैं फॉर्मुलेट होना। तो ये जो रिपोर्ट फॉर्मुलेट होता है उसका फॉर्मुलेशन जो है वो एक निर्धारित वित्तीय वर्ष के अंतर्गत किया जाता है। अब हमारे देश का वित्तीय वर्ष क्या है तो वो सब आप जानते हैं, फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में हमारे देश में जो भी चीजें हैं, जो व्यापार की चीजें होती है, उसको हम फाइनेंशियल ईयर में दर्ज करते हैं। हम ये कहते हैं वो फाइनेंशियल ईयर का मामला है। तो देखिए मैंने बोला क्या, मैंने कहा बैलेंस ऑफ पेमेंट रिपोर्ट है। किस तरह का रिपोर्ट है? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रिपोर्ट है। ये इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का रिपोर्ट किस तरह का रिपोर्ट है तो वो फाइनेंशियल रिपोर्ट है। बिटवीन रेसिडेंस एंड नॉन रेसिडेंस कंट्री ये होता है, और एक निर्धारित वित्तीय वर्ष के अंतर्गत ये रिपोर्ट फॉर्मुलेट किया जाता है। यानी निर्धारित वित्तीय वर्ष के अंतर्गत जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, हम ये भी कह सकते हैं कि 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में हमारे देश का दुनिया के दूसरे देशों से जो भी आयात और निर्यात होता है उसका वित्तीय लेखा जोखा ही क्या कहलाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, या कह सकते हैं भुगतान संतुलन, इन शॉर्ट में BOP। अब जो डेफिनेशन बोल रहा हूं मैं, वो डेफिनेशन आप चाहें तो वीडियो पॉज कर करके इसे नोट कर सकते हैं। और डेफिनेशन क्या हो सकता है, इस समझाए गए पूरे पैटर्न के आधार पर मैं बता रहा हूं। क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में, इट इज अ सिस्टमेटिक फाइनेंशियल रिपोर्ट ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो इसको पहला नंबरिंग दे दिया, इट इज अ सिस्टमेटिक फाइनेंशियल रिपोर्ट ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिटवीन रेसिडेंस एंड नॉन रेसिडेंस कंट्री अंडर अ सर्टेन फाइनेंशियल ईयर। एक निर्धारित वित्तीय वर्ष के अंतर्गत निवास और गैर निवास देशों के बीच में होने वाले आयात और निर्यात के वित्तीय विवरण को बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है। उम्मीद है आपको ये डेफिनेशन समझ में आया होगा। इस पूरे के पूरे टर्मिनोलॉजी को मैं आपको समझाने में सफल हुआ हूंगा, ये मेरी आशा है। और अब बात करते हैं इसके एक और छोटे से पार्ट की, उसके बाद इसके अगले पार्ट को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। लेकिन इसका छोटा सा पार्ट और है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो अभी वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इसका जो मेन पार्ट है, अभी कुछ और भी है जो मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा हूं। ये चीज पूरा समझ में आ गया होगा आपको, उम्मीद ऐसा करता हूं। अगर ऐसा कुछ ना हो तो वीडियो को पॉज करके पीछे जाकर फिर से देखिएगा और पूरी तरीके से आपको समझ में आएगा, इस बात की गारंटी है। आगे बात करते हैं एक और चीज की। एक सवाल पूछा था एग्जाम में कि सर ये रिपोर्ट बनाता कौन है। मैं वीडियो पर नाम इसलिए आ गया क्योंकि मैं आपके सामने वीडियो के माध्यम से मिल रहा हूं, तो इसलिए वीडियो का नाम दिमाग में आ गया। लेकिन अब बात करते हैं कि ये रिपोर्ट बनाता कौन है। एक पुरानी भाषा में कहावत है ना, चामे की जीभ लामे फेंका जला, हुआ होगा हमारे साथ।
चलिए बात करते हैं रिपोर्ट कौन फॉर्मुलेट करता है। तो ध्यान रखिएगा, रिपोर्ट को फॉर्मुलेट करने का जिम्मा किसका, बैलेंस ऑफ पेमेंट का रिपोर्ट कौन फॉर्मुलेट करता है, फॉर्मुलेट करने का जिम्मा किसका होता है, ये जरा देखते हैं। ये कौन फॉर्मुलेट करता है, ये करता है हर देश का सेंट्रल बैंक। हर देश का सेंट्रल बैंक मतलब इंडिया में कौन करता होगा, हमारे देश का सेंट्रल बैंक कौन है, आरबीआई। यानी हमारे देश में वो रिपोर्ट कौन फॉर्मुलेट करता है, आरबीआई करता है। तो आरबीआई के द्वारा हमारे देश में ये रिपोर्ट फॉर्मुलेट किया जाता है। क्लियर हुआ। तो अगर आपसे सवाल पूछे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट रिपोर्ट कौन फॉर्मुलेट करता है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, आरबीआई, या ये भी कह सकते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ ईच कंट्री। हर देश का सेंट्रल बैंक इसे फॉर्मुलेट करता है। एक और पार्ट पे आते हैं। अगला सवाल इसमें पूछा जाता है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, तो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए, अगर सवाल पूछा जाए, आपसे रिपीट कर रहा हूं, सवाल पूछा जाए फॉर्मुलेट बैलेंस ऑफ पेमेंट रिपोर्ट इज फॉर्मुलेटेड बाय होम, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट कौन फॉर्मुलेट करता है, सेंट्रल बैंक ऑफ ईच कंट्री। इट मींस हमारे भारत में कौन, आरबीआई करता है। अब बात करते हैं सर, आरबीआई ये रिपोर्ट तो फॉर्मुलेट करता है, लेकिन सर इस रिपोर्ट को फॉर्मुलेट करके करता क्या है, सर वो करता क्या है, ये देखते हैं। तो आरबीआई हमारे भारत में रिपोर्ट को फॉर्मुलेट तो करेगा, या हर देश का सेंट्रल बैंक करेगा, और उस रिपोर्ट को वो सबमिट करता है। कहां सबमिट करता है, तो आगे लिख सकते हैं आप चाहें तो, सबमिटेड टू आईएमएफ। आरबीआई इस रिपोर्ट को बनाता है और कहां लेके जाता है, आईएमएफ के पास में। आईएमएफ का फुल फॉर्म जो है, इसको आप कुछ और तो नहीं समझ रहे हैं, मुझे लग रहा है शायद ऐसा, इसलिए मैंने बोला। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, इम्पॉसिबल मिशन फोर्स नहीं, इसका फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इट मींस अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। इस पर भी एक डीपली डिस्कशन होगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के टॉपिक पर। लेकिन उससे पहले हम बात कर रहे हैं कि आरबीआई या हर देश का सेंट्रल बैंक जो ये रिपोर्ट बनाता है, उस रिपोर्ट को कहां फॉर्मुलेट करने के बाद लेके जाता है, तो उस रिपोर्ट को जो भी देश बनाएगा, जो भी देश का सेंट्रल बैंक बनाएगा, उसे सबमिट करेगा कहां पर, आईएमएफ के पास। तो आरबीआई भी बनाता होगा तो कहां लेके जाता है, आईएमएफ के पास लेके जाता है। एक और बात जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, जरा अगला भी देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन इस पर बनता है, अगला क्वेश्चन बनता है कि सर आईएमएफ इस रिपोर्ट का क्या करता है। तो आईएमएफ इस रिपोर्ट के बिहाफ पर एक रिपोर्ट बनाता है। क्या है उस रिपोर्ट का नाम, जरा देखते हैं। तो उस रिपोर्ट को कहा जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। ये रिपोर्ट कौन फॉर्मुलेट करता है, ये एग्जाम में कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, तो जो रिपोर्ट, जो हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट का रिपोर्ट आरबीआई के द्वारा जो सबमिट होता है आईएमएफ के पास, उस रिपोर्ट को हम लोग जब आईएमएफ के पास लेके जाते हैं, तो आईएमएफ उसी रिपोर्ट के आधार पे वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का रिपोर्ट तैयार करता है। और इस इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में भी क्या क्या चीजें होती है, ये डीपली डिस्कशन हम लोग के वर्ल्ड लेवल के जितने भी रिपोर्ट्स आते हैं उस पर हम करेंगे, तो टॉपिक अलग है, इसलिए उस पर डिस्कशन अभी मैं नहीं कर रहा हूं। फिलहाल के लिए एक और बात इसी में जोड़ रहा हूं जो कि एग्जाम में, लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा गया था। देखिएगा, एक और रिपोर्ट के बारे में बात कर रहा हूं। एक आया था एग्जाम में क्वेश्चन, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। ये किसके द्वारा फॉर्मुलेट किया जाता है, या कौन ये प्रिपेयर करता है। तो ये रिपोर्ट कौन प्रिपेयर करता है, उस संस्था का नाम है अंकटाड, UNCTAD, अंकटाड। इट मींस यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। 1964 में बनी हुई संस्था के बारे में भी डिस्कशन आगे होगा। फिलहाल के लिए ये दोनों आए हुए क्वेश्चन इससे रिलेटेड थे, इसलिए मैंने आपको यहां डिस्कस किया। आगे बढ़ते हैं। और अब मैं बात कर रहा था कि चूंकि आईएमएफ के पास जब हम ये रिपोर्ट लेके जाते हैं, यानी बीओपी रिपोर्ट लेके जाते हैं, तो इसके आधार पर वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट फॉर्मुलेट करता है। लेकिन यहां पर दो और चीजें बोल रहा हूं। आज के वीडियो का ये आखिरी पॉइंट है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, साथ ही साथ इसको नोट भी करिएगा, आने वाले एग्जाम में काम करेगा आपके लिए। आईएमएफ दो बातें कहता है सभी देशों से। क्या कहता है आईएमएफ के अकॉर्डिंग? सबसे पहला पॉइंट यह है, आईएमएफ कहता है
कि पूरे विश्व का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट रिपोर्ट है वो किस करेंसी में मेंटेन होगा। तो पूरे विश्व का बैलेंस ऑफ पेमेंट रिपोर्ट किस करेंसी में मेंटेन होगा। ये मैंने सिंबल बनाया, किसका सिंबल है? मुझे लगता है कि आप सब लोग सही सही इसको प्रेडिक्ट कर लिए होंगे, वो है डॉलर। तो डॉलर में ही, यानी यूएसडी, इसको डॉलर भी कह सकते हैं तो यूएसडी कहिए, यूएसडी मतलब अमेरिकी डॉलर यानी यूएस डॉलर। तो यूएसडी में ही मेंटेन करेंगे दुनिया के सभी देश, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यूएसडी में ही मेंटेन किया जाएगा पूरी दुनिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट रिपोर्ट, पहली बात उन्होंने कहा। दूसरा, जैसे मान लीजिए हमारा आरबीआई जब ये रिपोर्ट सबमिट कर रहा होगा या पहले प्रिपेयर करेगा तब तो सबमिट करेगा, तो साल भर जब भी वो दुनिया के किसी भी देश से इंपोर्ट करेगा तो क्यों कितने वैल्यू का उसने इंपोर्ट किया है वो वैल्यू वो जो दिखाएगा वो डॉलर में दिखाएगा। जितने वैल्यू का हम किसी दुनिया के देश को एक्सपोर्ट कर रहे होंगे वो वैल्यू जो हम दिखाएंगे वो भी डॉलर में हम दिखाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों चीजें डॉलर में मेंटेन होगी, दुनिया का हर देश भी यही करेगा। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट रिपोर्ट डॉलर में मेंटेन होता है, एक पॉइंट। और आईएमएफ दूसरा बात क्या कहता है कि पूरे विश्व का जो बीओपी रिपोर्ट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट रिपोर्ट जो पूरे विश्व का है ये 0 होना चाहिए। अब आप कहोगे 0 कैसे सर? देखो, डुअल बुक कीपिंग एंट्री सिस्टम के माध्यम से यह काम होता है, ठीक है। दोहरा लेखा प्रणाली कहते हैं जिसको लुकास पैसियोलो ने शुरू किया था। मैं इस पर बहुत डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये अकाउंट्स का पार्ट है, लेकिन फिलहाल के लिए जो लोग अकाउंट्स से के बैकग्राउंड से नहीं है, कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है, उन लोग के सर के ऊपर से बात निकलेगी वो भी ठीक नहीं है, तो बहुत ज्यादा मैं समय नहीं लूंगा आपका। डुअल बुक कीपिंग एंट्री सिस्टम में क्या होता है कि अगर हम कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो उससे 2 लोग प्रभावित वो मानता है, यानी कि 2 लोगों को प्रभावित माना जाता है, एक का बेचना एक का खरीदना, और दोनों की एंट्री होती है साथ में। सेम वैसे ही ये 0 होगा। अब इससे होगा क्या? बहुत बड़ा माइंड गेम है इसके पीछे आईएमएफ का। अब देखिए होगा क्या। आईएमएफ क्या कहता है कि पूरे विश्व का बैलेंस ऑफ पेमेंट रिपोर्ट जो होगा वो क्या होगा? 0, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट रिपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड शुड बी 0। कैसे 0 होगा? देखिएगा, समझिएगा आईएमएफ कैसे कह रहा है ये बात। अब जब हम किसी देश से इंपोर्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं हम लिख रहे होंगे अपने बीओपी रिपोर्ट में, जिस रिपोर्ट को आरबीआई फॉर्मुलेट कर रहा है। हमने जितने भी देश से इंपोर्ट किया उसकी वैल्यू लिखा, जितने देश को एक्सपोर्ट किया उसकी भी वैल्यू लिखा, और सब डॉलर में लिख रहे हैं हम, ठीक। अब होगा क्या कि जब हम इसको लिख रहे थे तो हम गलत रिपोर्ट न आईएमएफ को पहुंचा दें, इसलिए आईएमएफ ने कहा कि जो वैल्यू आपने अपने इंपोर्ट में लिखा है सेम वही वैल्यू किसी दूसरे देश ने जिससे आपने इंपोर्ट किया है वो देश अपने एक्सपोर्ट में लिख रहा होगा। तो आप दोनों का वैल्यू जब मेरे पास पहुंचेगा तो वो दोनों वैल्यू एक बराबर होना चाहिए, और एक बराबर अगर निकल गया तो बैलेंस कुछ बचेगा नहीं, 0 ही बैलेंस बचेगा। यानी कोई भी देश झूठ नहीं बोल पाएगा इस मामले पर। और इसीलिए आईएमएफ कहता है कि पूरे विश्व का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का रिपोर्ट है वो 0 होना चाहिए। तो गाइस ये था फॉरेन ट्रेड का फर्स्ट पार्ट। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आखिर में जाते एक ही बात कहूंगा कि सितारों को आंखों में महफूज रख लो, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर है हम भी। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, धन्यवाद।